उस तथाकथित कंपनी ने, जिस कंपनी का प्रोडक्ट है, उसने पालन किया होना चाहिए अगर उसके पास में मार्केटिंग का लाइसेंस है, सेल्स का लाइसेंस है तो। बहुत ही कठिन सवाल है। इसलिए सवाल कफ सिरप का नहीं है, सवाल डीईजी और पीजी का है। होम रेमेडीज पे ज़्यादा भरोसा करें। बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से कथित रूप से बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी में ये भी लिखा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना प्रिस्क्राइब किया जाए और इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल कंपनी कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप बनाती थी उस पर नकेल कसते हुए तमिलनाडु में एक औषधि कंट्रोल विभाग की एक मीटिंग हुई। उसके बाद उसमें ये निकला गया कि उसमें डीईजी जो खतरनाक लेवल का एक कंपोनेंट होता है वो कफ सिरप में पाया गया, जिसके बाद से कई सारी प्रक्रियाएं जारी हैं और सरकारें हरकत में आ गई हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी एडवाइजरी जारी की गई है, ऐसा कई तरह से दावा किया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, क्यों कफ सिरप से मौत हो रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये जो निकलकर सामने आ रही है कि अब डॉक्टर्स कैसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं बच्चों के लिए कफ सिरप या फिर अल्टरनेटिव क्या है इसका, इस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त है मेकाहारा हॉस्पिटल के विभागाध्यक्ष और एचओडी जो पीडियाट्रिक हैं यहाँ पर शिशु रोग विभाग के ओंकार खंडवाल, उनसे बात करेंगे डॉक्टर साहब से। सर नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पूरा मामला क्या है, कैसे ये कफ सिरप पर बैन की बात आ गई है, इस पर और क्या किया जाना चाहिए। देखिए, ये मामले की शुरुआत हुई छिंदवाड़ा में और राजस्थान में, जहाँ पे सर्दी खांसी से पीड़ित, मामूली सर्दी खांसी से वायरल फ्लू लाइक सिम्टम्स जो होते हैं उनसे पीड़ित जो बच्चे थे, उन बच्चों को कुछ कफ सिरप्स प्रिस्क्राइब किए गए और उन कफ सिरप्स उन पीने के बाद में सब्सिक्वेंटली उनकी तबीयत बिगड़ी और हॉस्पिटलाइज हुए और सब्सिक्वेंट कुछ बच्चों की डेथ्स हो गई। जो मीडिया रिपोर्ट से हमें भी आप मीडिया रिपोर्ट से ही पता चला कि जो बच्चे जिनकी डेथ्स हुई हैं उनकी किडनी बायोप्सी, रीनल फेलियर हुआ था उनको, और जो किडनी बायोप्सी हुई उस किडनी बायोप्सी में एक सॉल्वेंट होता है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट डीईजी जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी मात्रा में पाया गया। जो मुझे जानकारी उस हिसाब से तकरीबन 48.7% पाया गया है उसमें। और इसकी मात्रा नगण्य नहीं होनी चाहिए, किसी भी कफ सिरप क्या किसी भी सिरप में नहीं होना चाहिए। और डीईजी जो होता है वो एक बहुत ही मतलब इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट जो पेंट थिनर वगैरह में सॉल्वेंट के लिए इस्तेमाल होता है वो होता है। और बच्चों के सिरप में जो इस्तेमाल किया जाना चाहिए प्रोडक्ट, वो पीजी या प्रोपिलिन ग्लाइकोल करके एक दवाई जो सॉल्वेंट होता है वो किया जाना चाहिए, जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड एफडीए अप्रूव्ड मटेरियल है। और निश्चित रूप से ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। सिमिलैरिटी उनके एक्सट्रैक्शन में हो सकती है, रॉ मटेरियल में हो सकता है कि एक ही कॉमन सोर्स से लिए जा रहे हों। तो किसी भी तरीके से अगर आपका डीईजी पाया जा रहा है पीजी की जगह में, तो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये मैन्युफैक्चरर के उसमें से के तरफ से। और जो क्वालिटी चेक्स जो हो रहे हैं उन क्वालिटी चेक्स की तरफ से भी जो भी लाइसेंसिंग उनको इशू हो रहे हैं उसमें भी वो भी क्वेश्चनेबल है। और इसलिए किसी भी ना आपको, क्योंकि ये जो कंपोनेंट होता है ये कंपोनेंट आपके दवाई के ऊपर नहीं लिखा होता है क्योंकि सॉल्वेंट होता है वो, तो इसलिए ना तो आपको पता रहेगा कि इसके अंदर में डीजी है कि पीजी है, और ना मुझे पता रहेगा कि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड या अप्रूव्ड सभी लाइसेंसेस के द्वारा अप्रूव किया गया एक मेडिसिन है, तो ये मेडिसिन में सभी मानक तत्व अगर है तो ये चीज़ें सेफ़ है, ठीक है, क्योंकि सेफ्टी जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सेफ्टी पैरामीटर्स का उस तथाकथित कंपनी ने, जिस कंपनी का प्रोडक्ट है, उसने पालन किया होना चाहिए अगर उसके पास में मार्केटिंग का लाइसेंस है, सेल्स का लाइसेंस है तो।
जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है डीईजी यानी डाई एथिलीन ग्लाइकॉल की जो बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल चीज़ों में इस्तेमाल होता है, खासकर पेंट हो गया, थिनर हो गया या फिर प्राइमर हो गया, इन सब चीज़ों में इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर तो सबसे बड़ा सवाल है मिलावटी दवाओं की, यहाँ पर बात निकल कर सामने आई है। लेकिन इन सब मामलों के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे बीच में आ रहा है कि अब बच्चों को क्या प्रिस्क्राइब किया जाए, कैसे बच्चों के लिए डॉक्टर यहाँ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, उनसे भी हम जानेंगे। सर, अभी जो जिस तरीके से बैन की बात की जा रही है कफ सिरप, तो अब ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं बच्चों के लिए? देखिए यहाँ पे आप जो कफ सिरप का बैन और डीईजी का दोनों दोनों का बैन है, ये दोनों रिलेटेड नहीं है। जी। हाँ, डीईजी अगर आपके पास में अभी हम कफ सिरप आप बैन कर रहे हैं, ऐसा कोई भी कंपोनेंट, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो टैबलेट फॉर्म में होता है, जिसको सॉल्यूशन में बनाना होता है, उसके लिए या एक से ज़्यादा कंपाउंड अगर यूज़ हो रहे हैं जिसको सॉल्यूशन में बनाना होता है, सिरप फॉर्म में वो होगा, तो चाहे वो कफ सिरप हो, चाहे कोल्ड सिरप हो, चाहे पैरासीटामोल आइबुप्रोफेन कॉम्बिनेशन हो, चाहे दो कॉम्बिनेशन हो, सब में पीजी की ज़रूरत होगी सिरप फॉर्मुलेशन के लिए। और ऐसे में अगर आपके मानक अगर आप सही नहीं है तो सभी में डीजी पाया जा सकता है। तो इसलिए कोई सा भी सिरप, सिर्फ कफ सिरप नहीं, कोई सा भी सिरप अगर आप सही मानक, कड़े मानक नहीं अपना रहे हैं, तो किसी भी प्रकार के सिरप किसी भी एज ग्रुप में सुरक्षित नहीं है। जी। तो इसलिए सवाल कफ सिरप का नहीं है, सवाल डीईजी और पीजी का है, यहाँ पे ध्यान देने का है। इसलिए सिरप कोई भी सुरक्षित नहीं है अगर आपके अमानक दवाई हैं, मिलावटी दवाई हैं, तो किसी से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आज चूँकि बच्चों में क्या होता है कि बच्चों की रिस्क ऑफ डैमेज जो किडनी का होता है बच्चों में ज़्यादा होता है, तो बच्चे सबसे ज़्यादा पीड़ित होंगे। और बच्चों में सिरप के अलावा दूसरा कोई दवाएं, 8-8 साल के बच्चे, 10-10 साल के बच्चे भी आजकल टैबलेट खाने से मना करते हैं। तो हमारे लिए अभी भी पैरासीटामोल का, रिसेंटली मैंने देखा कि पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम का पैरासीटामोल भी सिरप में आने लगा है अब। ठीक है, और बहुत सारे कंपनीज भी जो है ना, वो बड़े बच्चों के लिए भी सिरप फॉर्मुलेशंस अवेलेबल करा रही हैं। तो जो नए जनरेशन के बच्चे हैं वो टैबलेट नहीं खाते हैं, वो सिरप हमको देना पड़ता है। तो सिरप से हम पीडियाट्रिशियंस तो बच नहीं सकते, क्योंकि हमारा मेजर मोडेलिटी प्रिस्क्रिप्शन सिरप का है। तो अगर डीईजी चाहे किसी भी सिरप में मिले, चाहे आज आपको संयोग से कफ सिरप में दुर्भाग्यवश वहाँ पे पाया गया, ये किसी भी सिरप में हो सकता था। तो इसलिए सवाल डीईजी का है, सवाल सिरप का नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपने बोला कि कफ सिरप के बारे में, कि कफ सिरप, तो कफ सिरप आम तौर पे 4 साल से कम के बच्चों को हम लोग एक्सरसाइज, थोड़ा सा कॉशन और थोड़ा रिस्ट्रेंट करना चाहिए कि कफ सिरप जो है ज़रा सा भी ओवरडोजिंग का रिस्क होता है। और हमारे यहाँ पे जिस प्रकार का सिस्टम है, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। हमारे प्रिस्क्रिप्शन दर्जनों बार इस्तेमाल हुआ जाता है, जिसका कोई उस पर चेक नहीं है। तो हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे एक बार मैंने 5 दिन के प्रिस्क्राइब किया, वो महीनों उस दवाई को ले सकता है मरीज, उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो अवेलेबल फार्मेसी से उसको अवेलेबल रहेगी। तो समस्या, उन सब समस्याओं को भी देखने की ज़रूरत है कि ओवर द काउंटर, ये सारी अगर मेडिसिन ओवर द काउंटर स्ट्रिक्टली अवेलेबल ना हो, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही अवेलेबल हो, और डॉक्टर को जहाँ प्रिस्क्राइब करना है वो थोड़ा सेफ जोन में प्रिस्क्राइब करें। छोटे बच्चों के लिए कफ सिरप की अगर बात आती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी है, वो बहुत ही स्वागत योग्य है, और सभी के लिए, पीडियाट्रिशियंस के लिए एक रिमाइंडर है कि हम लोग 2 साल से कम के बच्चों में आमतौर से जो कफ सिरप जो प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं कफ़ और कोल्ड के, बेसिकली उन्होंने कफ़ और कोल्ड की एडवाइजरी की है, तो उसमें थोड़ा सा समस्या हो सकती है, ज़्यादातर सीडेशन की समस्या हो सकती है, छोटे बच्चों में और ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि उन्होंने एडवाइजरी की, होम रेमेडीज़ पे ज़्यादा भरोसा करें। डॉक्टर्स के लिए बहुत चैलेंज रहेगा ये, क्योंकि पेशेंट जो है ना, आपके पास होम रेमेडी लिखवाना अगर होगा तो आपके पास क्यों चल के आएगा? अगर उसको दूध में हल्दी ही उसको देना है तो आपके पास लेने के लिए, तो वो एक चैलेंज है। अगर आप काउंसलिंग से मरीज को अच्छे से समझाएंगे, थोड़ा काउंसिल करेंगे, मिनिमम प्रिस्क्रिप्शंस रखेंगे। और मेरा यहाँ पे कहना है कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन पे 2 साल से कम के बच्चों पे, ये इनफैक्ट सभी जगहों पे प्रिस्क्रिप्शन, जो प्रिस्क्राइब्ड दवाएं ही फार्मेसीज इशू कर सकें, और
इसका थोड़ा सा ऑडिट का एक सिस्टम हो और हर बच्चे का, हर किसी को ओवर द काउंटर मेडिकेशंस नहीं मिल सकें, इनका ध्यान होगा। तो क्योंकि सिर्फ कफ सिरप का ही नहीं है, जितनी भी एलोपैथिक दवाएं हैं सभी के एक लिमिट से अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो एडवर्स इफेक्ट किसी से भी हो सकता है। आज आप कफ सिरप से, पैरासीटामोल भी है डेंजरस है, अगर ओवरडोज होता है पैरासीटामोल से भी ओवरडोज होता है। तो इसलिए ओटीसीज, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ओटीसी नहीं हो, और जो प्रिस्क्रिप्शन जो देने वाले पीडियाट्रिशियंस हैं वो थोड़ा सा रिस्ट्रेंट अगर एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा छोटे बच्चों के लिए सेफ दवाएं के फेवर में कम दवाएं, जो जैसे यूजुअली जो एडवाइजरी है उसके हिसाब से चलेंगे तो यूजुअली सेफ रहेगा। अब हमारी लिए थोड़ी सी समस्या बढ़ गई है कि खास तौर से 4 साल से कम के बच्चों के लिए अगर कोई सिम्टोमेटिक है तो हम लोग एंटी एलर्जिक्स यूजुअली कभी कभार प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एंटी एलर्जिक्स की सेफ्टी यूजुअली 6 महीने से लेके 4-5 साल तक में परमिसिबल हैं कुछ दवाइयाँ लो डोजेस में, तो वहाँ तक उतने से काम चल जाएगा। बट कॉम्बिनेशन वाली एंटी कोल्ड, कॉम्बिनेशन वाली जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है, इन सब का इस्तेमाल निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए और उनसे अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल। प्रिस्क्राइब की बात तो अब डॉक्टर्स को उस पर ध्यान देना रहेगा, लेकिन दवाएं खरीदते समय जो पेरेंट्स हैं या फिर जो लोग हैं उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर आप कुछ कहेंगे? बहुत ही कठिन सवाल है। देखिए, शासन की जिम्मेदारी होती है, जो हमारा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी बॉडीज़ की जिम्मेदारी होती है कि हमको सुरक्षित दवाएं उपलब्ध कराएं, ठीक है। तो इसमें तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मानक एजेंसियाँ हैं, मानक एजेंसी से जो मानकीकरण का कार्य करती हैं, वो इस चीज़ पे निश्चित रूप से संज्ञान लेके उन लोगों ने अपने रेगुलेशंस और टाइट करने चालू कर दिए होंगे। और जिस भी हम स्क्रीन से जो प्रोसेस ये कंपनीज़ जो निकल आती हैं, जो अपना सेल करना चालू कर देती हैं डिस्पाइट कि उनके जो स्टैंडर्ड्स वो टू दी मार्क्स नहीं हैं, तो उन पे थोड़ा सा निगरानी की आवश्यकता है। हम आप किसी भी हमारे लिए ना आपके लिए, किसी के लिए भी ये संभव नहीं है कि ये चेक कर पाना कि वो जो कंटेंट है दवाई है या सवाल दवाई का ही नहीं है, मिलावटी तो कुछ भी चीज़ है। क्योंकि अगर आपने खाने का आइटम है, वो भी आपका, अगर आप दुनिया तमाम के आपको पैक्ड गुड्स अवेलेबल हैं, तो कंटेमिनेशन तो किसी में भी हो सकता है। हाँ, तो क्वेश्चन मेडिसिन का नहीं है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कंटेमिनेशन का है और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल करने का है। ये दोनों ही मुद्दे जो हैं अलग हैं। हाँ, एक जिसमें है कि कफ एंड कोल्ड की जो दवाइयाँ या कोई भी आप प्रिस्क्रिप्शन का आपका एक रिस्ट्रेंट वो अलग है, वो तो एक नॉर्मल एडवाइजरी है जो सभी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती रहती है। संयोग की बात है कि इस समय पे वो निकली है, वो उस टाइम के परिप्रेक्ष्य में इसको नहीं लेना चाहिए। उस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम एडवाइजरीज निकालती है कि कौन कौन सी दवाएं जो है ना आपको इस्तेमाल करने से रुकना है, कौन सी दवाएं आपको किस एज ग्रुप में नहीं करना है। ये तो टाइम टू टाइम एडवाइजरीज निकलती हैं और टाइम टू टाइम एडवाइजरीज को उसी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। लेकिन जो दवाओं का जो कंपाउंड है, जो मिलावट है, ठीक है, उस मिलावट से अगर आप नहीं बच पाएंगे तो उसके लिए आपके पास में, किसी के पास में ना आपके पास विकल्प है ना मेरे पास विकल्प है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता है कि जो जिस ब्रांड पे, जिस किसी भी चीज़ पे मैं भरोसा कर रहा हूँ, जिस चीज़ पे मैं देख रहा हूँ कि ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें, इस पर सील लगी हुई है, गवर्नमेंट की एक सील लगी हुई है कि FS जो भी आपका सेफ्टी का सील है, ISA का सील है। भाई, हम आप ISI मार्का देख के लगते हैं ना। हाँ, तो हमारे पास में वो जो ISI का सील है और भी जो ब्रांड चीज़ों के सील हैं, तो उस सील देख के हम दवाई खरीदते हैं। आप एक्सपायरी देख के दवाई खरीद सकते हो, ठीक। इसके अलावा क्या देख सकते हो आप? आपके पास में ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है देख सको। आपको कहीं से, दुनिया के किसी व्यक्ति को ये पता नहीं चल सकता कि उसके अंदर में अगर किसी व्यक्ति ने अगर मिलावट की है, तो आपके पास में कोई भी, जब तक कि लैब में टेस्ट नहीं होगी तब तक इसका उपचार सिर्फ यही है कि हर एक बैच पूरे स्ट्रिक्ट मैंडेटरी बैच टेस्टिंग से गुजरे और जो रेगुलेशन है। अब ये समस्या हो सकती है कि हमारे पास में उतने पर्याप्त हैंड्स नहीं हो या हमारे पास में रिसोर्सेस उतने नहीं हो।
जितनी कंपनीज हमारे पास में दवाइयाँ फ्लोट कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग जितने दवाइयाँ फ्लोट कर रही हैं, तो इसकी संभावना निश्चित रूप से हो सकती है। सभी को हर इस हिसाब से चेक करने का नहीं, तो कुछ ना कुछ हमारे पास में प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि ताकि वो मैनुअल, जो भी व्यक्ति ड्रग इंस्पेक्टर है, अगर उसके पास में दर्जनों ज़िले हैं एक इकलौता, तो कहाँ कहाँ पे जाके कितनी जगह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चेक कर पाएगा। तो इसके लिए देयर शुड बी ए सिस्टम, एक ऐसा मैकेनिज्म सिस्टम होना चाहिए कि क्वालिटी कंट्रोल पे कंप्रोमाइज़ ना हो। क्योंकि हम लोग एज ए फिजिशियन, हमारे पास में तो एज ए डॉक्टर अगर कोई प्रैक्टिशनर होता है, उसको 50 तरह के लाइसेंस उसको देने पड़ते हैं, तब वो प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। लेकिन हमारे प्रैक्टिस करने के अलावा भी अगर आपकी दवाई उपलब्ध है और एक नॉन प्रैक्टिसिंग जो जिसके पास में रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस नहीं है, प्रैक्टिसिंग का लाइसेंस नहीं है, ऑथराइज नहीं है, जो आपका गली का कोई भी एक जनरल प्रैक्टिशनर जो जिसके पास में ऑथराइज एलोपैथिक की डिग्री नहीं है, जो एक झोला छाप डॉक्टर है, उसके पास में भी उसके प्रिस्क्रिप्शन पे भी दवाइयाँ मिल रही हैं, ठीक है। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है कि उनको ऐसे वाले जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उन पे लगाम लगाई जाए। और ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ तो कि आप कुछ दवाई, ये जो हम आप देखते हैं कि इस पर सील लगी हुई है, ये शासन के द्वारा वैलिडेटेड दवाइयाँ हैं, तो उन पे क्वालिटी कंट्रोल का जो जितना भी मैकेनिज़्म है, वी नीड टू रिक्रूट मोर पीपल, ज़्यादा लोग आएँ, क्या तो ऑटोमेशन हो, कुछ भी कोई भी व्यवस्था है, मतलब व्यवस्था बनाना हमारा काम है शासन से ही। तो हम कोई न कोई ऐसी व्यवस्था लेके आए कि हमारे जितने भी लोग हैं उनको सुरक्षित दवाएं मिल सके, और इस प्रकार के जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुआ है, दुर्घटना हुई है, वो दोबारा से कभी रिपीट नहीं हो। एंड एडिशनली आई शुड से दिस, कंपनीज पे बैन लगाने से काम नहीं होगा, ठीक है। इंडिविजुअल्स बियरिंग दोज कंपनीज, दे नीड टू बी पुट इन कोर्ट। और दिस इज़ ए, मतलब ये आई शुड से, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ अतिशयोक्ति अगर है कि मैं लीगल उसका नहीं हूँ, लेकिन एक आम जनता की तरफ से एज ए पीडियाट्रिशियन ही एक मेरे भी बच्चे हैं, एक आम पेरेंट की तरफ से, एक नागरिक की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको जो कड़ा से कड़ा दंड है, आजीवन कारावास से मौत के सज़ा जो भी होती है, क्योंकि दिस इज़ स्ट्रेट अवे मर्डर, ठीक है। अगर जिस व्यक्ति ने वो दवाई में वो किया है, दवाई जानबूझ के मिलावटी दवाई मिलाई है, तो यू कैन नेवर कंपनसेट किसी भी फैमिली का जो लॉस है, और बच्चों का लॉस है तो आप कभी कंपनसेट नहीं, आप एक प्रोडक्टिव नागरिक का आपने लॉस हुआ है आपका, इसलिए कभी भी नहीं कंपनसेट नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी डेल्ट विद वेरी स्ट्रिंजेंटली। थैंक यू सो मच सर, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो देखा आपने, इस वक्त अब ये जो पूरा समय है पैनिक करने का नहीं है, यहाँ पर लोगों को स्मार्टली हैंडल करना होगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है कि जो गवर्नमेंट है उनको रेगुलेट करना होगा, खासकर उन दवाओं को जो मार्केट में पहुँच रही है, और ओवर द काउंटर दवाइयाँ लेने से हमें बचना होगा, प्रिस्क्राइब्ड दवाइयाँ ही लेनी होंगी। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसी फेक खबरों पे या फेक जो जानकारी है उस लोगों को इन सब चीज़ों से बचना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स के ज़रिए बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं। कैमरा पर्सन कलीम परवेज़ के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।